राम राम सभी को साथियों। आज कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जो है ऐप भी आ चुका है, तो आप ज़रूर ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और ऐप के ऊपर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, 151 रुपये की टेस्ट सीरीज है। तो निश्चित रूप से जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी 151 की है, सेकंड ग्रेड की भी 189 की है। तो साथियों, जो भी आपको लगता है वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए। यूट्यूब पर हम लोग कर ही रहे हैं। काव्य शास्त्र अभी चल रहा है और काव्य शास्त्र पूरा होगा। साथियों, काव्य शास्त्र जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर जाकर के मिलेगी, फ्री मटेरियल के ऑप्शन के अंदर। साथियों, वो फ्री आप लोगों को मिलेगी। तो निश्चित रूप से आप जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए मित्रों। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है। एक एक क्वेश्चन जो है मैंने चुन चुन कर रखा हुआ है, उसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी 1 या 2 दिन के बाद में। तो साथियों, काव्य शास्त्र अपना जो चल रहा है, इस काव्य शास्त्र में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा, यहाँ पर है काव्य हेतु। देखो, पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था काव्य प्रयोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य हेतु। ठीक है साथियों, काव्य हेतु वाला जो है वो सेकंड टॉपिक है अपना। कौन सा टॉपिक है? सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत। तो मित्रों, क्या है कि काव्य हेतु होता क्या है? काव्य हेतु होता है कि जो कवि होता है, यानी कि कर्म करने की जो योग्यता होती है उसको ही हम लोगों ने क्या माना है? काव्य हेतु माना है। साथियों, कवि के कर्म करने की जो योग्यता है उसे हम लोगों ने क्या कहा है? काव्य हेतु कहा है। साथियों, तो आप लोग लिखिएगा, बहुत अच्छे नोट्स हैं और आपको लिखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं मेरे नोट्स के जितना भी मैटर मेरे पास है वो सारा का सारा मैटर आप लोगों को लिखा रहा हूं। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भटकना नहीं है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोटा ऑनलाइन क्लासेज को ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। साथियों, पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी। तो सबसे पहले लाइन आती है, कवि कर्म कर सकने की योग्यता। कवि कर्म कर सकने की योग्यता, कवि कर्म कर सकने की योग्यता ही काव्य हेतु कहलाती है। काव्य हेतु कहलाता है। तो कवि के कर्म कर सकने की जो योग्यता है मित्रों, वही क्या कहलाती है? काव्य हेतु कहलाती है। तो बात ध्यान रखिएगा, प्रयोजन का मतलब होता है यहाँ पर क्या उद्देश्य है काव्य को लिखने के पीछे, और काव्य हेतु का मतलब होता है उसको कोई भी कार्य वो करता है या कोई भी कर्म करता है तो उसकी क्या योग्यता है, यही काव्य हेतु यहाँ पर मानी जाती है। साथियों, तो ध्यान रखिएगा। अगली लाइन में बात करते हैं, काव्य हेतु से तात्पर्य क्या है? काव्य हेतु से तात्पर्य, जो काव्य हेतु है उसका तात्पर्य है क्या है? साथियों, तो काव्य हेतु का तात्पर्य है साहित्य सर्जन की योग्यता। साहित्य सर्जन की योग्यता क्या है? काव्य हेतु का तात्पर्य साहित्य सृजन की योग्यता, यानी कि साहित्य का वो कैसे निर्माण करता है उसकी योग्यता ही क्या कहलाती है? काव्य हेतु कहलाती है, या काव्य हेतु से उसका तात्पर्य माना जाता है। साथियों, योग्यता कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हो आप अथवा क्षमता। क्या कह सकते हो आप? अथवा क्षमता को ही क्या माना गया है? योग्यता को ही क्या माना गया है? काव्य हेतु माना गया है। तो मित्रों, यही बात याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काव्य हेतु का क्या अर्थ है या काव्य हेतु का क्या तात्पर्य है। उस कवि के कर्म करने की योग्यता या उस कवि के साहित्य सर्जन करने की क्षमता ही काव्य हेतु मानी जाती है। मित्रों, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आसानी से पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं है। पूरा कोर्स में यहाँ पर करवाऊँगा निश्चित रूप से, कोई लल्ले पत्ते अपन को लगाने हैं नहीं है। बस आप लोग पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ते रहिए। साथियों, काव्य हेतु पर सर्वप्रथम, काव्य हेतु पर सर्वप्रथम आचार्य
आचार्य भाम, काव्य हेतु पर सर्वप्रथम आचार्य भाम ने अपने विचार दिए। तो काव्य हेतु पर सर्वप्रथम जो है आचार्य भाम ने अपने विचार दिए थे साथियों। तो ये बात भी याद रखना, काव्य हेतु पर सर्वप्रथम अपने विचार देने वाले कौन थे, वो आचार्य भाम कहलाते हैं मित्रों। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो आचार्य भाम है, आचार्य भाम ने प्रतिभा को मूल हेतु कहा है। प्रतिभा को क्या कहा है, मूल हेतु कहा है। तो याद रखना, जो आचार्य भाम है उन्होंने जो प्रतिभा, जो काव्य हेतु है, 3 काव्य हेतु होते हैं, ये अभी मैं नहीं बताना चाह रहा आपको कौन कौन से होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो आचार्य भाम है उन्होंने प्रतिभा जो काव्य हेतु है उसको मूल हेतु कह के माना है। तो याद रखिएगा, जो मूल हेतु है वो कौन सा है, वो है हमारा यहाँ पर प्रतिभा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसने माना सबसे पहले, तो आचार्य भाम ने माना। काव्य हेतु पर अपने विचार सबसे पहले देने वाले भी कौन थे, वो आचार्य भाम ही माने जाते हैं साथियों। तो ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रतिभा का मतलब क्या होता है, जन्मजात शक्ति या बुद्धि। क्या होता है, जन्मजात शक्ति या बुद्धि। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखाने वाला हूँ मैं, आप लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। नोट्स तो देखो आपको बनाने ही पड़ेंगे मेरे साथियों, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ोगे कैसे, मेरे तो ये समझ में नहीं आती बात। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाइए। आगे लिखिए साथियों, यहाँ पर आचार्य भाम की बात हमने करी है। फिर आगे है आचार्य दंडी। क्या नाम है, आचार्य दंडी और रुद्रट ने, आचार्य दंडी और रुद्रट ने, आचार्य दंडी और रुद्रट ने प्रतिभा शास्त्र ज्ञान कुछ नहीं छूटना चाहिए शास्त्र, आनंद, अभियोग, लोक व्यवहार तथा अभ्यास को काव्य हेतु माना है। साथियों, जो आचार्य दंडी हैं और आचार्य रुद्रट हैं वो किसको मानते हैं, प्रतिभा को, शास्त्र ज्ञान को, आनंद को, अभियोग को, लोक व्यवहार को और अभ्यास को। ये दोनों के दोनों जो आचार्य हैं, आचार्य दंडी और रुद्रट, इन सभी को काव्य हेतु मानते हैं। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करते हैं आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन, जो आचार्य आनंदवर्धन ने व्युत्पत्ति और प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हुए प्रतिभा पर विशेष बल दिया है। तो मित्रों याद रखिएगा कि जो आचार्य आनंदवर्धन है उन्होंने व्युत्पत्ति और प्रतिभा को तो माना तो है, लेकिन जो विशेष बल दिया है, मैं आपको एक साथ लिखा दूंगा यहाँ पर कि कौन कौन से जो राइटर हैं, कौन कौन से महान विद्वान रहे हैं या आचार्य रहे हैं, जिनके द्वारा कौन कौन से काव्य हेतु माने गए हैं। पूरी एक टेबल भी बनवाऊंगा मैं आप लोगों को, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो आनंदवर्धन ने सबसे ज़्यादा जो विशेष बल दिया है वो भी किसके ऊपर दिया है, प्रतिभा के ऊपर दिया है। आचार्य भाम ने भी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर विशेष या मूल हेतु माना है, वो केवल प्रतिभा को ही माना है मित्रों। तो याद हो जाना चाहिए, आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी क्रम में साथियों जो काव्य हेतु है ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस 3 काव्य हेतु हैं, उनको ध्यान रखना है। किस किस कवि ने कौन कौन सा काव्य हेतु माना है यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ज़्यादा कोई इसमें लिखने वाली बात नहीं है। अगला है, अब आप लोगों को बहुत सारे जो होते हैं पढ़ाने वाले महान विद्वान बहुत सारी बातें उस कॉपी में भरवा देते हैं। अरे इतना पूछता ही नहीं है, क्यों भरवा देते हैं भाई, भरवाना नहीं चाहिए, इतनी बातें पूछता ही नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछता है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इनके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ये ध्यान दे लेना बस, ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। इन्होंने भी, जो पंडित राज जगन्नाथ थे, उन्होंने भी किसको काव्य हेतु माना है, केवल प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो सबसे जो मुख्य काव्य हेतु है, जो मूल काव्य हेतु में गिना जाता है, वो केवल प्रतिभा को ही गिना जाता है। प्रतिभा का मतलब है जन्मजात शक्ति या बुद्धि, ये सबसे मेन बात आपको मैंने बता दी है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इन सभी बातों का जो हमने आगे पढ़ा है, अभी लिखा है, इन सभी बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए तो हमारे पास ये निकल के आता है कि जो काव्य हेतु है वो मुख्य रूप से 3 ही माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 3 माने गए हैं साथियों। तो लिखिएगा, उक्त सभी आचार्यों के मतों के अनुसार, उक्त सभी आचार्यों के मतों के अनुसार, उक्त सभी आचार्यों के मतों के अनुसार काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु माना है, काव्य हेतु माना है। यानी कि काव्य प्रकाश को लिखने वाले कौन थे, मम्मटाचार्य थे साथियों। और इन्होंने जो है किसको माना काव्य हेतु, शक्ति को माना, निपुणता को माना और अभ्यास को माना है। मैंने आपको भी बताया है कि मैं सारे जितने भी आचार्य रहे हैं, जितने भी महान विद्वान रहे हैं, किस किस ने कौन कौन सा काव्य हेतु माना है, पूरे एक टेबल बनवा दूंगा। बस थोड़ा बहुत ये ब्रीफ है जो आप लोग इसको लिखिएगा। तो आचार्य जो मम्मटाचार्य थे, काव्य प्रकाश को लिखने वाले, उन्होंने शक्ति को, निपुणता को और अभ्यास को क्या माना है, काव्य हेतु माना है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। अब हमारे पास में अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो 3 प्रकार के, जिन सभी के मतों को अगर माना जाए तो 3 प्रकार के काव्य हेतु हमारे पास निकल के आते हैं, ठीक है। और उनके मीनिंग भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। तो वर्तमान में काव्य हेतुओं की जो संख्या है, वर्तमान में काव्य हेतु की संख्या 3 मानी गई है। यानी कि मुख्य रूप से कितनी मानी गई हैं, 3 मानी गई हैं। अब ये सबसे पहला जो काव्य है वो है प्रतिभा। क्या नाम है, प्रतिभा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं। इसका जो मीनिंग है, या बुद्धि भी इसका मीनिंग होता है साथियों, ठीक है। दूसरा काव्य हेतु माना है व्युत्पत्ति। क्या माना है, व्युत्पत्ति। इसका मीनिंग होता है निपुणता। क्या होता है, निपुणता। यह भी काव्य हेतु में आता है। तीसरे नंबर पर है अभ्यास, यानी कि
करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, वो वाली बात है। ठीक है, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। आप लोग भी कंटिन्यू अभ्यास करते रहिए। साथियों एक बात ज़रूर मैं आप लोगों से कहूँगा, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट ज़रूर मानिएगा कि कोटा ऑनलाइन क्लासेस पर जो मैंने ऐप के ऊपर जो डाली हुई है टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की, दोनों में से जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना साथियों, टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि क्या है, वहाँ पर मैं क्रम से, उसमें टाइम टेबल भी डला हुआ है, तो क्रम से मैं टेस्ट ले रहा हूँ साथियों। तो आपको 4 दिन का समय मैंने दिया है एक टेस्ट के अंतर्गत, तो आप उस टॉपिक को बढ़िया से तैयार कीजिए, फिर उस टेस्ट को दीजिए। और उस टेस्ट में एक एक क्वेश्चन की मैंने व्याख्या करके दी है, आपको PDF आपको मिलेगी। तो मतलब ज़बरदस्त आप लोगों का जो है ना तैयारी का माहौल बन जाएगा साथियों, कि यार टेस्ट है यार, उस दिन मुझे टेस्ट देना है। और टेस्ट में आप लोगों को मॉर्निंग में डाल देता हूँ, दिन भर में आपके पास जब भी टाइम रहे उस टेस्ट को ज़रूर देना चाहिए आपको। ठीक है साथियों, तो ये 3 जो है अभी वर्तमान में अपने पास काव्य हेतु है, एक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो है व्युत्पत्ति का मीनिंग हम लोग अगर बात करें तो निर्मल शास्त्र ज्ञान से भी लिया जा सकता है। किससे लिया जा सकता है? निर्मल शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान से भी हम लोग व्युत्पत्ति की बात कर सकते हैं, लेकिन निपुणता वाली बात सबसे मुख्य होती है कि जो व्युत्पत्ति का मीनिंग होता है, जो व्युत्पत्ति का जो अर्थ होता है, वो होता है अपने पास निपुणता, यानी कि उस कार्य में क्या है, वो निपुण है, उस कार्य को वो कर सकता है। शक्ति और बुद्धि की बात की जाए तो वो होती है प्रतिभा साथियों। ठीक है, यानी कि उसके अंदर वो प्रतिभा है, उसके अंदर वो कार्य करने की प्रतिभा रखता है, उस कार्य को कर सकता है, उसके अंदर वो शक्ति है, उसके अंदर वो बुद्धि है। और अभ्यास तो आप समझते हो, करत करत अभ्यास के, ये वाली बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक जो है काव्य हेतु को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि एक एक काव्य हेतु का पूरा हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो पष्ट काव्य हेतु आता है वो है प्रतिभा। पष्ट काव्य हेतु क्या है? प्रतिभा। लिखिएगा साथियों, प्रतिभा का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था, शक्ति या फिर बुद्धि। ठीक है, उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर बुद्धि है इस काव्य हेतु के लिए। अब इसमें एक एक बात लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, लिखो। यह काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य हेतु है, महत्वपूर्ण काव्य हेतु माना जाता है साथियों। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, आचार्य भामा ने भी इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। आगे बात करते हैं, प्रतिभा से तात्पर्य है कि रचना कर्म की अनिवार्य योग्यता, रचना कर्म की अनिवार्य योग्यता। यानी कि प्रतिभा से तात्पर्य अगर हम बात करें तो रचना कर्म की क्या मानी जाती है? अनिवार्य योग्यता को ही प्रतिभा की बात यहाँ पर बात की जा सकती है। आगे साथियों क्या होता है कि समाज में, लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, समाज में एक उक्ति प्रचलित है, साथियों। वो क्या है? प्रचलित है कि कवि पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं। ये बात है, समाज में एक उक्ति प्रचलित है कि कवि पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं। जब पैदा होते हैं तो वो अपनी बुद्धि का डेवलप स्वयं करते हैं, अपनी ज्ञान को स्वयं फैलाते हैं साथियों। तो ये उनके अंदर एक प्रतिभा होती है, वो अपनी प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये प्रतिभा काव्य है, तो ये बात हमें समझाता है। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं, मम्मटाचार्य के अनुसार, मम्मटाचार्य के काव्य प्रकाश वाली बात करते हैं। मम्मटाचार्य इनका ग्रंथ है,
के अनुसार प्रतिभा नैसर्गिक अर्थात ईश्वर प्रदत्त योग्यता है। अर्थात ईश्वर प्रदत्त योग्यता है। ईश्वर प्रदत्त योग्यता है जिसे व्युत्पत्ति अथवा श्रुताभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने कहा है कि मम्मटाचार्य कहते हैं कि जो प्रतिभा है वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, वो जन्मजात होती है, ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान होता है। ऐसा आचार्य मम्मटाचार्य हमें यहाँ पर ये बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती, सुनने से या श्रुताभ्यास करने से ये कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा आचार्य मम्मटाचार्य अपने काव्य प्रकाश जो इन्होंने लिखा है उसके माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। साथियों लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई शक्ति, प्रतिभा, इसकी सारी बातें हम लोगों ने लिखी है। अब राजशेखर कहते हैं कि प्रतिभा जो है दो प्रकार की होती। इन्होंने इसको दो भागों में तोड़ दिया। किसने? राजशेखर जो रहे हैं उन्होंने इसको दो भागों में तोड़ के लिख दिया। साथियों इन्होंने दो भागों में तोड़ा है, इसके दो भेद बताए हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद बताए हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेद बताए हैं? दो भेद बताए। एक इन्होंने बताया है कार-इत्री और दूसरा भेद इन्होंने बताया है भाव-इत्री। ठीक है, ऐसे लिखना, कार-इत्री और भाव-इत्री। ये राजशेखर के द्वारा प्रतिभा के दो भेद इन्होंने बताए हैं। क्या क्या नाम दिया है? कार-इत्री और भाव-इत्री। कार-इत्री का मतलब होता है कवि कर्म सकने की जन्मजात सामर्थ्य। कार-इत्री का मतलब होता है कवि कर्म कर सकने का जन्मजात जो सामर्थ्य होता है वो कार-इत्री कहलाता है। यानी कि कवि के कर्म करने का जो सामर्थ्य है वो जन्मजात हुआ तो वो क्या कहलाता है? कार-इत्री कहलाता है। साथियों तो यहाँ पर एक एक बात हम लिखेंगे। सबसे पहले कार-इत्री में लिखो कवि कर्म कर सकने का जन्मजात, कवि कर्म कर सकने का जन्मजात सामर्थ्य कार-इत्री प्रतिभा कहलाती हैं। प्रतिभा कहलाती है। तो ये होता है कार-इत्री। दो पर बात करते हैं, वो है भाव-इत्री। क्या होता है? भाव-इत्री। राजशेखर ने दो भागों में बांटा है प्रतिभा को। तो इसमें होता है कवि के भावों, लिखिए, कवि के भावों को हृदयंगम कर सकने की अर्थात आत्मसात कर सकते हैं या कर सकने की योग्यता, आत्मसात कर सकने की योग्यता भाव-इत्री कहलाती है। तो बात यही है साथियों। उन्होंने क्या कहा कि अगर कवि कर्म कर सकने का जन्मजात सामर्थ्य है, कवि कर्म कर सकने का अगर जन्मजात सामर्थ्य है
उन्होंने एक ही बात कही है, कवि कर्म कर सकने का जन्मजात सामर्थ्य है तो उसको कार्यत्री में रखेंगे, और अगर कवि के भावों को आत्मसात करने का, हृदयंगम करने का अगर सामर्थ्य है तो उसको भावित्री कहा जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है साथियों। तो ये हो गई हमारी प्रतिभा वाली बात। आगे प्रतिभा में हम लोग बात करेंगे साथियों। यही सबसे मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। मैं कोई भी कचरा इसमें नहीं लिखाऊंगा, वैसे तो इसमें लिखने का बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब कमी नहीं है, ये मान लो आप लोग। इतना लिखा सकता हूँ कि 10 पेज भर सकते हैं आपके, लेकिन इतना पूछता ही नहीं है क्या मतलब आ रहा है। अरे उतना ही लिखें ना जितना पढ़ पाते हैं, उतना ही लिखें जितना हमारे काम का है, नहीं तो उसको मतलब ही नहीं है। कॉपियाँ भरने से क्या मतलब है, बहुत लोग भरवा रहे हैं कॉपियाँ। ये पता होना चाहिए ना भाई, क्या पूछा जाता है, कितनी सी बात पूछी जाती है, ये सबसे मुख्य है, ये सबसे मेन है। ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी लिख लो, ऐसा थोड़ी चलता है यार। हाँ, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, और निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर करना साथियों। आगे लिखिए, प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी, नवोन्मेष शालिनी, क्या नाम दिया, नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा का नाम है, प्रज्ञा का नाम है। तो इन्होंने कहा है कि नवोन्मेष शालिनी, कहने का मतलब होता है कि नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों को सीखने की शालीनता, ये प्रज्ञा, ये बुद्धि का ही नाम क्या है, प्रतिभा है। ऐसा भी राजशेखर के द्वारा कहा गया है मित्रों। चले अब आगे बात करते हैं। इसी क्रम में रुद्रट ने, जो आचार्य रुद्रट थे, आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा काव्य हेतु को दो भागों में बांटा है। काव्य हेतु को दो भागों में बांटा है। एक है सहजा और दूसरी है उत्प्राद्या, सहजा और उत्प्राद्या, ठीक है। तो याद रखना भाई, सहजा और उत्प्राद्या। अब सहजा क्या होता है, जन्मजात या नैसर्गिक योग्यता, जन्मजात या नैसर्गिक योग्यता, ये सहजा में आती है। और उत्प्राद्या में क्या आता है, उत्प्राद्या में आता है लोक दर्शन, शास्त्र पठन या काव्य मर्मज्ञ विद्वानों के साहचर्य से अर्जित योग्यता, तो ये उत्प्राद्या में आता है साथियों। और जो उत्प्राद्या है उसमें लोक दर्शन, शास्त्र पठन या काव्य मर्मज्ञ विद्वानों का जो साहचर्य, हमें उनका जो साथ मिलता है, यही इन्होंने उत्प्राद्या माना है साथियों। तो आचार्य रुद्रट ने दो भागों में प्रतिभा को बांटा है, एक सहजा, एक उत्प्राद्या। तो ये आपको याद रखना है साथियों। नंबर 2 पर अगर बात करें तो ये प्रतिभा की सारी बातें हो चुकी है। प्रतिभा जो काव्य हेतु है उसको हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया है। आप लोग भी लिखिए, अच्छे नोट्स बनाइए मेरे मित्रों, मेरे साथियों। ज़्यादा कोई इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा कोर्स में करवाऊंगा,
आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मित्रों। तो चलें आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर बात अगर हम करते हैं वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, ठीक है। और व्युत्पत्ति का मतलब है निपुणता। क्या होता है? निपुणता। साथियों तो आज इतना ही हम लोग करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें शायद हम लोग जो है पूरा काव्य हेतु कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको अच्छा लग रहा होगा, तो निश्चित रूप से आप लोग ज्वाइन कीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। जो ईमानदारी के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करता है तो निश्चित रूप से उसको सक्सेस मिलती है साथियों। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। नोट्स अगर आपको मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के 8000 प्रश्न जो मैंने बनाए हैं उनके, काव्य शास्त्र के, मैनेजमेंट के, साइकोलॉजी के, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स अगर आपको मंगवाने हैं, सेकंड ग्रेड का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको मंगवाना है, 8000 क्वेश्चन आपको मंगवाने हैं, तो आप निश्चित रूप से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्शन में नंबर, फ़ोन नंबर सब कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कोटा ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को ज्वाइन कीजिए, वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो मित्रों। और जितना मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ इसके PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिल जाएगी साथियों। तो ठीक है मित्रों, ये इन्फॉर्मेशन थी। अब अगली क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे व्युत्पत्ति निपुणता काव्य हेतु। व्युत्पत्ति निपुणता काव्य हेतु, ठीक है। ये दूसरा काव्य हेतु है जिसे हम अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू साथियों।